अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो अभी आप आजकल एक न्यूज़ सुन रहे हैं कि जी वीज़ा बैन हो गया है या कुछ न्यू रूल्स आए हैं इमिग्रेशन के। ये क्या नई इमिग्रेशन चेंजेस हुई हैं, क्या रूल्स आए हैं, ये सारी क्या न्यूज़ है, मैं आप लोगों को सारा कुछ समझाता हूँ इस वीडियो में। अच्छा, अब ये जो चेंजेस हैं, इमिग्रेशन चेंजेस, ये 12 मार्च जो ये वेडनेसडे गुजरा है, इस दिन जो है वो पार्लियामेंट में ये सारी चेंजेस यहाँ पे प्रूव हुई हैं। अब इसका जो इफ़ेक्ट हुआ है वो हुआ है, सबसे पहले जो केयर वर्कर्स हैं, जो स्किल्ड वर्कर रूट वाले लोग हैं, और स्पेशली जो बैंड 3 का स्टाफ है एनएचएस का, इनको इफ़ेक्ट किया इस रूल ने। और साथ ही साथ जो शॉर्ट टर्म स्टूडेंट वीज़ाज हैं उन लोगों को ये रूल इफ़ेक्ट करेगा। अब ये कैसे इफ़ेक्ट करेगा मैं आपको सब कुछ जो है वो समझाता हूँ। तो बेसिकली जो 3 पॉइंट्स हैं इस रूल के, इस नई चेंजेस के, जो इम्प्लीमेंट होंगे फ्रॉम 9 अप्रैल 2025 से, वो क्या है। नंबर जो सबसे पहले वाला पॉइंट है कि भाई जितने भी इंग्लैंड के अंदर केयर प्रोवाइडर्स हैं, जो भी आप ये देखते हैं केयर होम्स के या इससे रिलेटेड जितने भी सेक्टर्स हैं, अब ये क्या करेंगे 9 अप्रैल 2025 के बाद, ये इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, अब वो क्यों नहीं करेंगे मैं आपको वो भी सब कुछ समझाता हूँ। अच्छा, अब अगर इन्होंने कोई बाहर से बंदा बुलवाना है किसी भी कंट्री से, तो इनको बकायदा तौर पे होम ऑफिस को ये जस्टिफाई करना पड़ेगा कि भाई इनको इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी, कि अंदर से इनको एक बंदा भी नहीं मिला इंग्लैंड से, कि इनको जो है ना वो रिक्रूटमेंट बाहर से करनी पड़ गई है। ठीक है, अब इसका एक फ़ायदा क्या होगा, इसका एक फ़ायदा ये होगा कि जो लोग ऑलरेडी यहाँ पे हैं उनको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी सबसे पहले। ठीक है, अगर यहाँ पे बिल्कुल ही नागुज़ीर हो गया किसी एरिया में कि भाई उनको यहाँ से बंदा नहीं मिला, देन जो है उनको प्रॉपर जस्टिफाई करना पड़ेगा होम ऑफिस को कि भाई ये रीज़न थी इस वजह से हमने बंदा बाहर से बुलाया। और अब आप जो सुनते थे कि जी पैसे दे के यहाँ पे लोग ये केयर का वीज़ा देते हैं और ये सारा सीन चलाते हैं, तो अब मैं आपको बताऊँ कि अगर आपको कोई बंदा इस तरह केयर वर्कर वीज़ा पे कहता है 9 अप्रैल के बाद कि भाई मैं आपको केयर का वीज़ा देता हूँ और ये सारा सीन चलता है, तो मेरा ख्याल है 90% से ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा। उसकी रीज़न क्या है कि अब आप होम ऑफिस जो है ना वो सीधा सीधा आपसे नहीं पूछेगा, जो आपका एम्प्लॉयर है उससे पूछेगा कि भाई क्या ऐसी रीज़न बनी थी कि आपने बंदा बाहर से बुलाया। तो आई थिंक मेरा ख्याल है COS इशू नहीं होगा। तो सबसे बड़ी चेंज ये आई है। और इसी तरह ही जो स्विचिंग कैटेगरीज है, लाइक स्विचिंग कैटेगरी का ये मतलब है कि अगर मैं स्टूडेंट वीज़ा पे था या मैं स्किल्ड वर्कर ऑलरेडी वीज़ा पे था और मुझे कोई केयर प्रोवाइडर जो है ना वो हायर करता है, तब भी आपको होम ऑफिस को जस्टिफाई करना पड़ेगा कि क्यों आपने ऑलरेडी कोई बंदा जो इस फील्ड में काम कर रहा है आपने उसको क्यों नहीं लिया, क्यों आपको वीज़ा इस बंदे का स्विच करवाने की ज़रूरत पड़ी। तो ये एक सबसे बड़ी चेंज आई है। इसका फ़ायदा अंदर वाले लोगों को होगा, लेकिन जो बाहर से लोग आ रहे थे, चूँकि इनका प्राइमरी मेन मकसद ये है कि भाई हमने जो इमिग्रेशन है उसका जो नंबर है उसको कम करना है, तो जो बाहर से स्टाफ आएगा अब ये उसको रिक्रूट नहीं करेंगे। और ये आहिस्ता आहिस्ता ये अब केयर से शुरू हो रहे हैं और ये आहिस्ता आहिस्ता आप देखोगे फ्यूचर में ये बाकी फील्ड वाले लोगों के लिए भी होगा कि इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट ये बहुत कम कर देंगे और ये पहले जो अंदर के लोग हैं जो अभी यहाँ पे आए हुए हैं उनको प्रायोरिटी देंगे। तो इसका फ़ायदा ये है कि जो लोग ऑलरेडी यूके आ चुके हुए हैं उनको इसका काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। सेकेंड जो मेजर चेंज आई है भाई, वो आई है मिनिमम सैलरी थ्रेशोल्ड। अब ये जो थ्रेशोल्ड चेंज हुआ है ये सिर्फ हेल्थ एंड केयर वर्कर वीज़ाज वालों के लिए हुआ है, जिनके लिए लाइक ये जो आपके केयर होम्स के थे और इसी तरह NHS में जो हेल्थ एंड केयर वर्कर वीज़ा की कैटेगरी थी, जिसके लिए पहले सैलरी थ्रेशोल्ड हुआ करता था 23,200, जो कि 9 अप्रैल के बाद बढ़ के हो गया है 25,000 पर एनम, यानी कि 25,000 पाउंड अगर आपकी सैलरी होगी, देन आपको हेल्थ एंड केयर वीज़ा की जो सर्टेन कैटेगरीज है, सर्टेन ऑक्यूपेशन है, उसके ऊपर जो है ना स्पॉन्सरशिप मिलेगी। ठीक है, बाकी वो जो 38,700 वाला था वो भी अनचेंज ही है, वो उतना ही रहेगा। ठीक है, सेकंड ये मेजर चेंज आया। अब इस चेंज की वजह से 23,200 वाले जो बढ़ के हो गया 25,000, इस चेंज की वजह से जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है वो हुआ जी NHS का वो स्टाफ जो कि पहले बैंड 3 पे इजीली स्पॉन्सरशिप सिक्योर कर लेता था। अब भाई बैंड 3 पे NHS में स्पॉन्सरशिप आपको नहीं मिलेगी। उसकी मैं आपको रीज़न बताता हूँ, क्योंकि इस टाइम जब आप NHS में फर्स्ट एंट्री करते हो,
लाइक आपकी फर्स्ट जॉब NHS की है बैंड 3 की, पहले क्या होता था कि 23,200 सैलरी थ्रेशोल्ड था, और जो बैंड 3 की स्टार्टिंग सैलरी है वो है 24,071 पाउंड, यानी कि 24071 पाउंड है, जो कि मीट करती है ऑलरेडी ज़्यादा है 23,200 से। और बैंड 3 जो है वो एलिजिबल भी है स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए, तो इजीली NHS के बैंड 3 स्टाफ को जो स्पॉन्सरशिप मिल जाती थी। इस न्यू रूल के बाद अब अगर आप जो है ना वो बैंड 3 में एंट्री लेते हो तो भाई आपको अब स्पॉन्सरशिप नहीं मिलेगी, कम से कम आपको बैंड 3 में 2 साल गुजारने पड़ेंगे। जब आप यहाँ पे 2 साल गुजारते हो उसके बाद आपकी सैलरी जो है ना वो 25,000 से ज़्यादा जाएगी, तब आप एलिजिबल हो जाओगे बैंड 3 की जॉब सिक्योर करने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया है। अब मैं इसलिए आप लोगों को मैं बार बार कहता हूँ कि भाई यहाँ पे अगर आपको कोई इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसको फौरी अवेल किया करो, क्योंकि यहाँ पे जो रूल चेंज होते हैं ना उनका कोई पता नहीं चलता। अभी सुबह आप एक चीज़ सुन रहे हो और शाम को आपको पता चलेगा जी वो चीज़ तो जो है ना वो एक नई इन्होंने कोई उसके अंदर जो है ना वो चेंज कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है, मैं समझता हूँ कि स्पेशली जो NHS के वर्कर्स हैं जो कि बैंड 3 पे पहले इजीली स्पॉन्सरशिप ले रहे थे, उनके लिए इसका जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने वाला है। हाँ, अगर आप ऑलरेडी 1-1.5 साल से काम कर रहे हो बैंड 3 में, तो ये है कि 5-7 महीने बाद आपकी सैलरी ऑटोमेटिकली 25,000 से, क्योंकि इसके 2 स्टेप्स होते हैं हर बैंड के, स्टेप 1 और स्टेप 2। स्टेप 1 होता है बेसिक सैलरी जो आप ले रहे होते हो, जब आपको 2 साल हो जाते हैं उसके बाद आपकी सैलरी जो है ना वो बढ़ जाती है, आप स्टेप 2 पे चले जाते हो, तब आप एलिजिबल हो जाओगे स्पॉन्सरशिप लेने के लिए। तो मेरा ख्याल है अब वो लोग जो कि मुझसे पूछते थे बैंड 3 की जॉब्स का, तो यार इन रूल्स के बाद अब बैंड 3 की जॉब पे आपको स्पॉन्सरशिप कोई नहीं मिलने वाली। अब अगर आपने स्पॉन्सरशिप लेनी है या तो आपको बैंड 3 में 2 साल गुजारने पड़ेंगे, या अब बैंड 4 की जॉब्स जो है ना वो आपको इनको टारगेट करना पड़ेगा। तो इन नए रूल्स का एक ये इफेक्ट हुआ है। अच्छा, ये तो था जी इसका थर्ड पॉइंट। अब हम आते हैं जी इसका जो शॉर्ट टर्म स्टूडेंट वीज़ाज है उसके ऊपर उन्होंने क्या चेंजेस किए हैं। अच्छा, उसके ऊपर ऐसा तो उसको कोई बैन या बंद नहीं किया। इन्होंने क्या किया है कि जो केस वर्कर है, जो भी बंदा आपकी फाइल वीज़ा फाइल चेक करेगा, आपका प्रोफाइल चेक करेगा, उसको ज़्यादा पावर्स दे दी हैं। उसको ज़्यादा पावर्स देने का मतलब क्या है कि भाई अब उसको ज़्यादा इख्तियारात मिल गए हैं कि वो आपका वीज़ा जो है ना वो रिफ्यूज़ कर सकता है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू यूके गवर्नमेंट कि ये जो शॉर्ट टर्म वीज़ा पे स्टूडेंट्स आते थे, यानी कि जो आपने देखा होगा 6 मंथ या 11 मंथ वाला जो वीज़ा है, ये ज़्यादातर इन्होंने कहा है कि जी नॉन जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं जो कि यहाँ पे स्टडी के लिए नहीं आते। वो यहाँ पे आते हैं या तो वो ओवरस्टेयर्स बन जाते हैं या उसके बाद जो है ना वो दूसरे तीसरे तरीके ढूंढते हैं यूके में रहने के लिए। ये भी हमारी जो माइग्रेशन है इस नंबर को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट कर रहे हैं। तो उन्होंने केस वर्कर को बहुत ज़्यादा पावर्स दे दी हैं कि वो उस बंदे का पूरा प्रोफाइल चेक करेगा कि ये बंदा जो शॉर्ट टर्म स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहा है ये यहाँ पे जेन्युइन स्टूडेंट है भी या नहीं, इसको वीज़ा ग्रांट करना चाहिए या नहीं ग्रांट करना चाहिए। तो अगली चेंजेस जो है ना वो इन्होंने इसके अंदर ये किया। बाकी इन्होंने इसके अंदर ये भी कुछ थोड़ा सा क्लैरिफाई किया कि भाई ये जो नया रूल है ये इंटरनेशनल वर्कर्स जो कि केयर वर्कर और सीनियर केयर वर्कर जो कि ऑक्यूपेशन कोड 6135 और 6136 वाले थे जो कि ऑलरेडी यूके में आ चुके हैं, ये उनको जो है ना वो इफेक्ट नहीं करेगा। जो नई रिक्रूटमेंट होनी है ये अब उनको ज़्यादा इफेक्ट करने वाला है। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखो कि ये गवर्नमेंट ने कैसा थोड़ा सा गेम खेला है कि होता ये था कि आपको पता है कि हमारे जो कंट्रीज़ हैं होम कंट्रीज़, यहाँ पे एजेंट माफिया बैठा है जो कि सबसे ज़्यादा बिकने वाला वीज़ा यही था केयर का, ठीक है। और ये जो 6131 कोड वाला जिसके अंदर डिपेंडेंट्स अलाउ थे, तो उसमें होता ये था कि आपको एक COS तो इशू कर दिया जाता था, ठीक है, वो किसी कंपनी के नाम पे, लेकिन यहाँ पे एज सच कोई जॉब नहीं होती थी और आपने कोई दूसरी तीसरी जॉब्स करके उनको बस एक टैक्स पे करना था, ठीक है। इन्होंने बेसिकली इस चीज़ को ही इनडायरेक्टली आप यूँ कह लो कि बंद करने की कोशिश की है कि भाई अब इंटरनेशनल वर्कर यहाँ पे आएगा ही नहीं। जब आएगा ही नहीं तो जाली COS इशू होगा ही नहीं, ठीक है। अगर कोई कंपनी करती है तो भाई उस कंपनी की शामत आएगी। होम ऑफिस ने उससे पूछना है कि पहले आप हमें ये बताएं कि आपको पूरे यूके में से बंदा क्यों नहीं मिला, ठीक है। एक पूल उन्होंने बनाया, उसके लिए इन्होंने बाकायदा को पार्टनरशिप को कमेटी टाइप बना रहे हैं कि भाई उस पूल के लोगों में से आपको बंदा क्यों नहीं मिला, या ऑलरेडी जो आपके पास बंदे 3 महीने या इससे ज्यादा काम कर रहे हैं आपने उनको क्यों नहीं आगे जो है ना वो स्पॉन्सर किया। तो ये उल्टा उस बंदे की शामत आ जाएगी। तो इन्होंने एक तो चीज़ ये है कि अंदर वाले लोगों के लिए अच्छी है, लेकिन इंटरनेशनल वाले लोगों के लिए जो इंटरनेशनल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए स्पेशली जो केयर वीज़ा के ऊपर आना चाहते थे उनके लिए एक थोड़ी सी सैड न्यूज़ है। तो ये एक न्यू चेंजेस हैं और ये इस तरह वीज़ा बैन नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन ज़्यादा क्लैरिफिकेशन अब देनी पड़ेगी एम्प्लॉयर को बाहर से बंदा हायर करने के लिए। और ये सिर्फ हेल्थ एंड केयर सेक्टर के लिए है, बाकी सेक्टर्स के लिए नहीं है।
बाकी जो नॉर्मल स्किल्ड वर्कर वीज़ा का सैलरी थ्रेशोल्ड है वो भी अनचेंज है, और वो अभी भी इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट हो सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि इन फ्यूचर जो है ना वो इसके ऊपर भी थोड़ा सा चेक लग जाएगा कि जो अंदर वाले लोग हैं जो यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद हैं, पहले उनको जो है ना वो हायर किया जाए एज कम्पेयर टू कि जी आप बंदे बाहर से बुलाओ। तो ये थी जी आज की न्यूज़ और वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।